मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस इन द लाइव सेशन ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस। टुडे इज 7th of December 2023 एंड आई एम नरेश शर्मा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन से। आज का हमारा सेशन क्या है? इसमें भी कई सारे न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और हम इसमें काफी जो है इनोवेशन भी धीरे धीरे करते जा रहे हैं, जिससे कि अल्टीमेटली आपका बेनिफिट। अभी क्या हुआ है कि लोकसभा में दो बिल पास हुए हैं। दैट फर्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये दो बिल अभी लोकसभा में पास हुए। तो इसकी अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स हैं, वी कैन डिस्कस ओवर हियर, and the remaining details when these bills will become act, we will again come and discuss all the details which will be necessary for your exams. देखो, अभी इन्होंने क्या किया है, जो बिल है उसका दो बिल है एक्चुअली में। ये दो बिल कौन कौन से हैं? एक बिल तो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है। और एक बिल कौन सा है? दूसरा बिल है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल। तो दोनों की एक एक करके बात कर लेते हैं। लोकसभा में जब ये बिल पास हुआ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, तो आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन की बात तो बाद में हम करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन और रीऑर्गेनाइजेशन दोनों डिफरेंट हैं। तो जब हम इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं तो यू नो कि 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इनका रीऑर्गेनाइजेशन करके, ठीक है, क्या बनाया, यूटी में कन्वर्ट करने का इन्होंने बिल उस समय जो एक्ट पास किया था। अब इन्होंने इसमें क्या कुछ नया किया है उसको हम देख लेते हैं। नया क्या है कि ये जो बिल है, जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, वो क्या करेगा, अभी तक जो सीट 107 थी उनको इंक्रीज करके कितना कर देगा, 114। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली की 114 इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। फिर क्या है, इन्होंने ये सब कैसे किया कि 7 सीट्स तो बढ़ाई, किसके लिए, एससी के लिए। मींस जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो इसकी होने वाली है, उसमें 7 सीट्स इन्होंने किसके लिए रिजर्व की है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 9 सीट्स रिजर्व की है इन्होंने एसटी कम्युनिटीज के, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, फिर इसमें सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगर हम इस एक्ट की बात करें तो 24 सीट्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 24 सीट्स को रिजर्व रखा गया है, किसके लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। ये कैसे, इसका सिंपल मतलब ये कि देखो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है अभी तक किसके ऑक्यूपेशन में है, वो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका जो मानना है वो ये है कि जब कभी हम पीओके को इंडिया के अंडर में ले लेंगे, उसके लिए हम 24 सीट्स पहले ही रिजर्व करके चल रहे हैं कि इतनी सीट्स हमारे पास किसके लिए रहेंगी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। तो इससे क्लियर दिखता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ना एक दिन शायद इसको जो है अपने अंडर में लेगी, किसको, जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा वाला रीजन, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो 24 सीट्स उसके लिए अभी तक क्या रखी गई हैं, वैकेंट रखी गई, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली है। और क्या है, तो देयरफॉर द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली इज 83, और जिसको बढ़ा करके कितना करने वाले हैं, ये 90 करने वाले, ठीक है। अब इसमें जो सीट्स का रिजर्वेशन इन्होंने किया है, तो उसमें क्या क्या रहने वाला है, किन किन कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन रहने वाला है। एक तो आपको एससी कम्युनिटीज के लिए, दूसरा एसटी कम्युनिटी के लिए, और किसके लिए, कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं। आपको पता होगा कि नवंबर 1989 या उससे बाद के दौर में क्या हुआ कि
कश्मीर से, कश्मीर का जो रीजन था वहां से हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को, उनको जो है वहां से क्या कर दिया गया था, डिस्प्लेस किया गया। उनके साथ में जेनोसाइड हुआ, उनके साथ बहुत सारे जो है बर्बर हत्याकांड उनके साथ में हुए। आपने एक मूवी भी देखी होगी शायद, उस पर एक मूवी भी आई थी। तो इसमें गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जिन कश्मीरी पीपल्स को, ठीक है, कश्मीर वैली से माइग्रेट करना पड़ा, वहां से अपने घरों को, अपने मकानों को, अपनी जो है जो जो उनकी जमीनें थी उन सबको छोड़ करके भागना पड़ा, उनको मीन्स अगेन क्या किया जाएगा, वहां पे फिर से बसाया जाएगा, उनका रिहेबिलिटेशन होगा। और उनके लिए क्या किया जा रहा है, सीट्स को रिजर्व किया जा रहा है। तो टू रिजर्व सीट्स फॉर पीपल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब इंडिया और पाकिस्तान के आपस में कई बार वॉर हो चुके हैं, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बहुत सारे जो हिंदू लोग थे, नॉन मुस्लिम लोग थे, वो वहां से माइग्रेट करके इंडिया की तरफ आ गए। तो उनको भी ठीक से कोई उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, तो उनको भी क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन उनके लिए दिया जाएगा कि आप सीट्स उनके लिए रिजर्व होंगी। मींस ये जो पीओके से वापस आए लोग, उनकी वॉइस बन सके कोई कौन एमएलए, तो उनके लिए भी क्या की जा रही है, सीट्स को रिजर्व किया जा रहा है। रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अभी बताया, जो कि अभी 114 की सीट मींस अभी जब असेंबली के इलेक्शंस होंगे, जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगी तब के लिए, तो उसकी ये प्रिपरेशन अभी चल रही है। द बिल ऑल्सो एम्पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट 3 मेंबर्स टू द असेंबली। प्लस ये बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर भी देता है कि वो 3 मेंबर को क्या कर सके, उसमें नॉमिनेट कर सके। ठीक है, जैसे कि उसमें वुमेन हो गई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कोई हो गया, ठीक है, एसटी कम्युनिटी से कोई हो गया, तो उस टाइप की रिजर्वेशन की भी व्यवस्था इसमें की जा रही है। और इसमें अमित शाह ने जो है इसमें लोकसभा में कहा कि द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स who were displaced from their own homes in 1990s will ensure that the voice of community is heard. उनकी आवाज को सुना जाए, लाउड एंड क्लियर सुना जाए जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में, और फ्यूचर में यदि ऐसा कोई क्राइसिस हो तो वो इसको रोक पाए। बात समझ में आई? बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर में ये जो वहां पे जो है कश्मीरी पंडितों के साथ में, कश्मीर में जो रहने वाले हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हुआ कि उनको वहां से मार मार करके भगा दिया गया, ठीक है, तो ये वाली जो है घटना फिर से ना हो। और जो लोग अपने घरों को छोड़ करके आज रिफ्यूजीज की तरह रह रहे हैं इंडिया में बहुत जगह पर, आपके दिल्ली में भी रह रहे हैं, और आपके और अन्य बहुत सारे स्टेट्स में, ये जो जब कश्मीर से उनको डिस्प्लेस किया गया, मार के भगा दिया गया, वो लोग इंडिया में बहुत जगह पर अपने ही देश में रिफ्यूजी जैसा जीवन वो जीने को मजबूर, और उनकी जमीनों पर कश्मीर के जो दूसरे लोग थे उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए दूसरी न्यूज हमारे पास क्या है, पंजाब गवर्नर हैज रिजर्व 3 बिल्स। कितने बिल को इन्होंने क्या कर दिया, अभी 3 बिल को रिजर्व कर दिया है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। अब इसमें आपको ये काउंटिंग की बात नहीं है कि आप ये काउंट रखें कि कितने बिल को रिजर्व किया गया, बस आपको हम यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक इनका बताना चाहेंगे कि क्या ये न्यूज है। बाकी तो जब इस पर प्रेसिडेंट जब अपना कुछ एक्शन लेंगे तब उसके बाद प्रॉपर डिस्कशन हमारा बनता है। तो अभी देख लेते हैं कि 3 बिल थे जो पंजाब गवर्नमेंट ने पास किए थे, पंजाब की असेंबली ने, ठीक है, तो उनको काफी दिन तक पंजाब के गवर्नर के पास में वो रहे, और अल्टीमेटली जब उन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आपको अभी कई दिन पहले इस बात पर हमने डिस्कशन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ज्यादा दिन तक उन बिल्स पर बैठे नहीं रह सकते, आपको डिसीजन लेना होगा, है ना। तो अभी क्या हुआ कि पंजाब के गवर्नर साहब ने क्या कर दिया, उन बिल्स को कहाँ भेज दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसीडरेशन के लिए भेज दिया। अब ये कार्रवाई किस किस आर्टिकल के थ्रू होती है, आर्टिकल 200 के थ्रू। आपको पता होगा कि जो गवर्नर ऑफ अ स्टेट होता है उसके पास में जब कोई बिल आता है साइन होने के लिए, तो उसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं उस बिल के रिगार्डिंग। पहला ऑप्शन वो उसको पास कर दे, दूसरा ऑप्शन उसके लिए मना कर दे, और तीसरा ऑप्शन वो क्या कर दे, उस पर कोई एक्शन ही ना ले। मींस कुछ बताए ही नहीं कि हम इसको पास करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। और एक ऑप्शन होता है कि उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसीडरेशन के लिए भेज दिया जाए।
कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। तो इन्होंने आर्टिकल 200 में क्या का यूज करते हुए क्या किया कि उन तीनों बिल्स को किसके पास भेज दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, कि भाई ये जो बिल्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे कि ये लॉ बनने चाहिए या नहीं। कौन कौन से बिल हैं? सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल, पंजाब यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट एक्ट बिल और पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल। ये तीन बिल हैं, इन तीनों को कहाँ भेज दिया है, जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया। अब इन बिल में ऐसा क्या है, देखो पंजाब यूनिवर्सिटीज वाला जो बिल है वो क्या चाहता है उस बिल के अकॉर्डिंग, कि देखो आपको पता होगा कि जो स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनकी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो कौन रहते हैं, उस स्टेट के गवर्नर उसके चांसलर होते हैं। लेकिन ये बिल क्या चाहता है कि गवर्नर को हटा करके चीफ मिनिस्टर को क्या बनाना चाहता है, उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज का चांसलर। बात समझ में आ गई। दूसरा, तो अभी आपको पता ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज होती है उनके चांसलर कौन होते हैं, गवर्नर। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके चांसलर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है। पंजाब स्टेट असेंबली हैड पास्ड दीज बिल्स ड्यूरिंग द जून जुलाई के उसी समय सेशन में उन्होंने पास कर दिए थे, और इससे पहले गवर्नर साहब ने मना कर दिया, इनको टर्मिनेट कर दिया था, बोला नहीं ये इलीगल है, हम इस पर अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे। ऐसा कुछ हुआ था, तब से ये पेंडिंग में पड़े हुए थे, और अब अल्टीमेटली कहाँ भेज दिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट हमारे पास बिल है सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल 2023। देखो इसमें जो इश्यू है वो इस बात का है कि जो गुरुबाणी जो सुबह सुबह भजन या शाम को जो भी चलते हैं जो है गुरुद्वारों में, तो उनसे रिलेटेड जो गुरुबानी होगी उनको जो है गुरुबानी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब में से बोल करके जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड, तो उसको टेलीकास्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं। इसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, जब बिल पर एक फाइनल डिसीजन आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। एक तीसरा बिल क्या है, पंजाब पुलिस का एक्ट। देखो अभी इसमें इश्यू क्या है, इश्यू ये है कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि डीजीपी का जो अब तक का अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उस सबको क्या करना चाहती है, चेंज करना चाहती है। ठीक है, तो क्या चेंज करना चाहती है और अब तक ऐसा क्या है, तो पंजाब पुलिस में, या मैं कहूँ ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उन सारे के सारे स्टेट्स में जो पुलिस फोर्स का हेड होता है, हेड ऑफ द फोर्स पुलिस फोर्स होता है, उसको बोलते हैं डीजीपी। तो डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक कुछ नेम होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाती है, जो एलिजिबल ऑफिसर्स होते हैं आईपीएस ऑफिसर्स, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करती है और यूपीएससी के पास में भेजती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास में एक लिस्ट भेजती है। फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उनमें से 3 नाम, उनके बहुत सारी इंक्वायरी वगैरह वो सब करने के बाद जो इंटरव्यू वगैरह जो कुछ भी होते होंगे उनके बाद 3 नेम की एक लिस्ट भेज देती है, वो किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कि भाई हमारे हिसाब से ये जो 3 लोग हैं, दीज आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन्स टू बिकम डीजीपी ऑफ द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब स्टेट क्या करता है, उन 3 में से किसी एक को क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है और उसको अपॉइंट कर देता है। बात समझ में आई। ये अभी तक ऑल ओवर इंडिया का रूल चल रहा है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इस वाले रूल को फिनिश करके बोला नहीं हम खुद से ही सब कुछ क्या करें, सिलेक्ट करें क्या, डीजीपी। तो ये वाले 3 इश्यूज में थे, तीनों बिल थे। नेक्स्ट बिल देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है कि आजकल जो एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है ये काफी जो है लाइमलाइट में, ठीक है, वो क्यों है न्यूज में, कि आपने जो है एक न्यूज सुनी होगी महुआ मोइत्रा की, कि उन्होंने जो है अनएथिकल कंडक्ट किया है लोकसभा में, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस किया है, ऐसे इन पर आरोप है। ठीक है, तो अभी ये माना जा रहा है कि पार्लियामेंट की जो एथिक्स कमेटी है ऑफ लोकसभा, उसने रिकमेंडेशन दी है अपनी अपनी स्टडी करने के बाद कि तृणमूल की ये जो एमपी हैं इनको लोकसभा से एक्सपोज कर दिया जाए, उनको उनका एक्सपोल्शन कर दिया जाए, निकाल दिया जाए उनको बाहर, उनकी मेंबरशिप को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। इस वजह से ये क्या रहा है न्यूज में।
अब हम जान लेते हैं कि ये जो कमेटी जो है, एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, ये है क्या और कैसे ये काम करती है, तो जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। क्या है देखो, सबसे पहले इसकी जेनेसिस की अगर हम बात करें, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ एथिक्स कमेटी इन पार्लियामेंट, तो इसका जो जेनेसिस हमको देखने को मिलता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1996 में। ठीक है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस आज भी होती है और उस समय जब ये हुई थी तो यहाँ से इसका ओरिजिन निकलता है। ये क्या होती है ये कॉन्फ्रेंस, कि जैसे इंडिया में लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ठीक है, वो और स्टेट्स, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स की असेंबली के स्पीकर जो होते हैं, ठीक है, उन सबकी क्या होती है, एक कॉन्फ्रेंस होती है और उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब की असेंबलीज के स्पीकर आते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो ये ऐसी ही कॉन्फ्रेंस जब 1996 में हुई थी, तो वहां पर ये डिसाइड हुआ कि एक एथिक्स कमेटी भी बनाई जानी चाहिए, जो एमपीज के जो कंडक्ट होता है, उनके जो एथिक्स रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर डिसीजन लिया जा सके किसी एक अच्छी स्टडी के बाद। तो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज इट्स ओन एथिक्स कमेटी। तो उसके बाद क्या हुआ, भाई सबके पास में क्या हुई, एक एक कमेटी। तो लोकसभा में जो एथिक्स कमेटी बनी वो 2000 में बनी और राज्यसभा में वो बनी वो 1997 में बनी। तो ये मीटिंग हुई 1996 में और राज्यसभा ने अपनी कमेटी बना दी 1997 में। लेकिन इस कमेटी को अगर लोकसभा की बात करें तो काफी लेट बनाया गया, इट वाज इन इटसेल्फ 2000। ठीक है, 2000 में इसको बनाया गया। अब इसकी मेंबरशिप क्या है, कॉम्पोजिशन इसका ये होता है कि नॉट मोर देन 15 मेंबर्स। इसमें मैक्सिमम 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी होती है उसमें, और नॉमिनेशन कहाँ से होता है, वो स्पीकर के द्वारा होता है। अच्छा, इनका टेन्योर कितना होता है, तो इनका टेन्योर होता है 1 ईयर का। बात समझ में आई। ऐसे ही राज्यसभा में भी कमेटी होती है, ये 1997 में बनाई गई। इसमें मेंबर्स कितने होंगे, इसमें 10 मेंबर्स होते हैं और इसमें जो नॉमिनेशन वो कहाँ से आता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो जो है चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। इसकी भी टेन्योर कितना है, इसका टेन्योर है 1 ईयर। तो देखो दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि दोनों का जो टेन्योर है वो 1 ईयर है, और लेकिन मेंबरशिप में 5 का डिफरेंस है। लोकसभा बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो इसमें 15 मेंबर्स है। राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है तो इसमें कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर्स होते हैं। 1 ईयर का इसका क्या होता है, टेन्योर होता है। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो वो कमेटी, चाहे ये वाली एथिक्स कमेटी लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, दोनों के फंक्शन सेम होते हैं। क्या काम है इनका, टू ओवरसी द मोरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी मोरालिटी, उनके मोरल कंडक्ट कैसा है, उनका एथिकल कंडक्ट उनका कैसा है, उस पर क्या रखती है ये, नजर रखती है कि कोई इमोरल या अनएथिकल काम तो नहीं कर रहा हमारा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो टू एग्जामिन द केसेस referred to it with reference to ethical and other misconduct of the members, इन पर सब नजर रखती है। any person or member may make a complaint relating unethical conduct of member। तो कोई भी व्यक्ति इनके अनएथिकल कंडक्ट की क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है उस कमेटी के साथ में। लेकिन इसमें बात एक बहुत मीन्स जो कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये है कि केवल ओनली एमपीज जो होंगे उन्हीं के अगेंस्ट में मिसकंडक्ट का क्या होगा, इसमें इंक्वायरी। ऐसा नहीं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ये जो कमेटी है उनके अनएथिकल इमोरल बिहेवियर पर ऑब्जर्व करने के लिए, ओवरसी करने के लिए, लेकिन आप पहुंच जाए बोला हमारे यहाँ का जो प्रधान है, गांव का प्रधान है, वो इमोरल एक्टिविटी कर रहा है, आप बोलेंगे साहब हमारे यहाँ एक आईएएस ऑफिसर है वो इमोरल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये सब बातें वहां पर नहीं एप्लीकेबल है। मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो इस कमेटी में कौन सी बातें सुनी जाती हैं, जो केवल एमपी से रिलेटेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है 4th नंबर। ये क्या है कि इंडिया ने क्या कहा है, म्यांमार से कहा है, मीटिंग हुई इनकी कि भाई आप भी अपने क्या करो, फेडरल डेमोक्रेसी लेकर के आइए। ठीक है, ये क्या हुआ कि अभी म्यांमार और इंडिया दोनों की तरफ से उनके कुछ ऑफिसर्स की मीटिंग हुई, और उनकी मीटिंग कई सारी जो इश्यूज पर थी, जैसे कि सिचुएशन है जो बॉर्डर के आसपास का रीजन, सिक्योरिटी को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, कॉमर्स को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के, और कंसर्न्स रिलेटेड ट्रांसनेशनल क्राइम्स। ट्रांसनेशनल क्राइम्स के जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर है, तो म्यांमार के जो मिलिटेंट्स हैं या क्रिमिनल्स हैं, वो वहां कोई क्राइम करने करके इंडिया में आ जाए, क्योंकि बॉर्डर ऐसा है, ये सब आसानी से वो जो है अवेलेबल है। या इंडिया के क्रिमिनल्स वहां जाकर के क्राइम करें, या वो यहाँ करके क्राइम करें और फिर वापस क्राइम करके अपने यहाँ जाकर के छुप जाएं, इसको बोलते हैं हम ट्रांसनेशनल क्राइम्स। ठीक है, तो एक देश का मींस द सिटीजन ऑफ वन कंट्री जो जब जाकर के किसी अदर कंट्री में जाके क्राइम करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसनेशनल क्राइम। अब इंडिया ने इनको क्या दी है, सलाह दी है, भाई आप भी अपने यहाँ क्या कर लो, फेडरल डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब इंडिया के पास तो फेडरल डेमोक्रेसी पहले से होगी, इसीलिए तो सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं हम कि ये फेडरलिज्म क्या है। देखो, फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पावर को डिवाइड करता है। जो पावर्स होती हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, फाइनेंशियल हो, उन पावर्स को क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट डिवाइड करता है। अब जनरली वो किस किस के बीच में होती है, सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बहुत सारे स्टेट्स। तो इसमें टू टायर का पावर डिवीजन मोस्टली ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलता है कि फर्स्ट लेवल पर आपको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके बाद हमको मिलता है स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो उनके बीच में पावर्स का डिवीजन होता है, वो आपको पता ही होगा कि 7th शेड्यूल में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में पावर्स का डिवीजन किया गया है, जो कि अकॉर्डिंग टू फेडरल प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों को डिवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। द डिवीजन ऑफ पावर्स इज फर्दर एनहांस्ड, लेकिन इंडिया में एक स्पेशल क्वालिटी क्या है कि हमारे यहाँ थर्ड टायर की भी गवर्नमेंट है, जिनको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया में क्या हुई, इम्प्लीमेंट हुई। ठीक है, इंडिया के फेडरलिज्म की बात करें तो इसमें बड़ी खास बात है कि इंडिया की यूनिटी को भी बनाए रखता है, और जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसका भी रेस्पेक्ट करता है। इसलिए कहा जाता है इंडिया में कि यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। तो हम डाइवर्सिटी को भी क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और कंट्री की, अपने देश की क्या बना के रखे हुए हैं, नेशनल यूनिटी को भी बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी के, और दूसरी बात क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, अपने अपने लेवल पर सब पॉलिसीज बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे नेशनल गवर्नमेंट थ्रू आउट द कंट्री अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो अपने स्टेट लेवल की पॉलिसीज, अपनी लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाती है। ये हो गया आपका फेडरलिज्म का प्रिंसिपल कि व्हाट इज फेडरलिज्म। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से आने के 100% चांसेस आने वाले आपके एग्जाम्स। ये क्या है कि अभी गरबा जो डांस है गुजरात का, उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या कर लिया, यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। अब देखो, जो कल्चरल हेरिटेज की भी कौन सी लिस्ट है, ये इंटेंजिबल। अब फिर देखो, ये दो तरह की लिस्ट होती है, इंटेंजिबल एक हो गई, और दूसरी होती है टेंजिबल। देखो, इंटेंजिबल वो होती है जिसको हम ना तो छू करके देख सकते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, और टेंजिबल क्या है, जिसको हम छू करके देख सकते हैं, सामने हमको दिख रही होती है कोई चीज। ठीक है, तो इंटेंजिबल की लिस्ट में अब क्या हुआ है कि गरबा डांस को इंक्लूड कर लिया गया है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा गरबा के बारे में। ठीक है, तो और यूनेस्को, देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है कुछ जो है वनडे एग्जाम्स में। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल
और ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब गरबा की अगर हम बात करें, चलो आप एक क्वेश्चन मेरे को बता दो कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, गरबा इज अ डांस फ्रॉम नेटिव टू इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। कहाँ का डांस है ये? गुजरात का डांस है, और दीपावली और उसके आसपास के समय पर ही होता है, अक्टूबर टू नवंबर के आसपास में ये होता है। क्या है? हिंदू डाइटी डिविनिटी गॉडेस दुर्गा, दुर्गा माता के समक्ष ये डांस किया जाता है, ये कोई सांसारिक नृत्य नहीं है। और क्या होता है? गरबा परफॉर्मेंसेस ऑफन इंक्लूड सिंगिंग भी होती है उसमें, म्यूजिकल अकॉम्पनीमेंट भी होते हैं, ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड बाय ढोल, उसमें ढोल बजाया जाता है, उसको ढोलक बोलते हैं कई बार। ठीक है, और क्या होती है? छोटी ढोलक भी होती है, बड़ी भी होते हैं, हाथों की ताली बजाते हैं, क्लैपिंग भी करते हैं उसमें। और इसमें आइडियोफोन्स होते हैं, जैसे कि सिंबल्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम कई जगह पर इनको मजीरा बोलते हैं, करताल भी, करताल तो ठीक है, हाथ से बजाने वाली इसको बोलते हैं। तो ये मेटल के बने हुए होते हैं, कांसे वगैरह के, ब्रॉन्ज वगैरह के बने होते हैं, तो आपस में जब मारते हैं तो बहुत अच्छी इसमें से साउंड निकलती है, म्यूजिकल साउंड। गरबा डांसेस सेलिब्रेट, ये किस चीज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? फर्टिलिटी को। ठीक है, महिलाओं के सम्मान में इसको किया जाता है, बिकॉज जो इस पृथ्वी पर जितना भी हम जो कुछ देख रहे हैं, वो सब अगर इस वर्ल्ड में अवेलेबल है, तो फीमेल जो पॉपुलेशन है, उनमें ये शक्ति होती है कि वो एक नया जीवन दे सके किसी को। देखो, बाकी किसी के पास में ये शक्ति नहीं होती कि आप किसी को एक नया जीवन दे सकें, किसी को जन्म दे सकें। तो उस जन्म देने की क्षमता का क्या किया जाता है? उस फर्टिलिटी का ऑनर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, and pay respect to any of array of mother goddesses। और माता के रूप में कोई भी देवी है, उन सबका क्या किया जाता है? सम्मान किया जाता है। इसलिए इंडिया में आपने कई बार सुना होगा, इंडिया में महिलाओं को, लड़कियों को क्या कहा जाता है? देवी कहा जाता है, देव स्वरूपा उनको कहा जाता है, कि उनके पास में ही वो शक्ति है जो किसी नए जीवन को दे सकती है। बाकी किसी के पास में ये शक्ति नहीं है कि एक नए नए जीव को इस पृथ्वी पर जन्म दे सके। नेक्स्ट क्या है? द पॉपुलर डांस फॉर्म इज 15th कल्चरल आइटम। अगर वो नंबर पूछ ले तो 15वां नंबर इसका है, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में इंडिया ने अपनी जो है इंटेंजिबल लिस्ट में उन्होंने अपना नाम जो है इंक्लूड करवाया है। इससे पहले, कुछ ही समय पहले, कोलकाता का दुर्गा पूजा का जो है महोत्सव, वहां पर जो फेस्टिवल होता है, उसको भी 2 इयर्स पहले क्या किया गया था? इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो इंक्लूजन हैज बीन अंडर द प्रोविजंस ऑफ 2003 का कन्वेंशन वगैरह होता है, उसके थ्रू उसमें नाम क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल कल्चरल बॉडी जो यूनेस्को की है, उसने क्या कहा है गरबा के बारे में? कि गरबा एज अ रिचुअलिस्टिक एंड डिवोशनल डांस परफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, ये एक ऐसा रिचुअल, एक रिचुअल भी है हमारे यहाँ, और एक डिवोशनल भी है। तो ये दोनों प्रकार का डांस हमको देखने को मिलता है, कहाँ? किसमें? गरबा में। मीन्स अगर हम इसको डेडिकेट करें, किसको डेडिकेट है? तो माँ दुर्गा को, या मैं कहूँ जो जन्म देने की शक्ति है, उस शक्ति को क्या है ये? समर्पित है, डेडिकेटेड है। और मैं कहूँ कि जो दुर्गा का रूप है, देवी का रूप है, वो कई रूपों में पूजा जाता है। कई बार वो लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, मीन्स प्रॉस्पेरिटी की फॉर्म में उसको पूजा जाता है। कई बार वो पावर के रूप में पूजा जाता है, मतलब शक्ति के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मंत्र आपने सुने होंगे, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। तो इसलिए कई बार हमारे यहाँ इंडिया में क्या कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मीन्स जिस घर में महिला का सम्मान है, उसकी बेइज्जती नहीं है, उस घर में ऐसे समझो कि देवताओं का वास है। तो देवताओं का वास मतलब किस चीज को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है स्वर्ग। बात समझ में आई? तो अगर स्त्री का सम्मान आपके घर में है, आपके परिवार में है, आपके किसी भी क्षेत्र में है, तो आपकी तरक्की सुनिश्चित है। बात समझ में आई? और जिसने स्त्री का अपमान किया है, उसको दुखी किया है, तो उसकी फिर तरक्की के तो फिर लाले पड़ जाते हैं। चाहे आप रामायण उठाकर देख लो, आप महाभारत उठाकर के देख लो। तो ध्यान रहे कि कभी भी किसी भी स्थिति में स्त्री का अपमान न करें। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।